बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद अब नेपाल, अमेरिका और चीन की संख्या में ही हमारे पड़ोसी भारत पर दबाव है क्या? पिछले साल बांग्लादेश, 2022 में श्रीलंका में भी ठीक इसी तरह की घटना घटी थी। बिखरे हुए लोग श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे और वहां हंगामा मचा दिया था। पिछले कुछ वर्षों में भारत के 3 पड़ोसी देशों में एक जैसी तस्वीर देखने को मिली है। आर्थिक समस्याएं, राजनेताओं की भ्रष्टाचार से लेकर जनता के दबाव में सत्ता परिवर्तन एक के बाद एक सच साबित हुए हैं। पाकिस्तान के इमरान खान, श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे, बांग्लादेश में शेख हसीना और हाल ही में नेपाल के केपी शर्मा ओली। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रधानमंत्री को सड़कों पर उतरना पड़ा। राष्ट्रपति और संसद में आग लगा दी गई और जनता के दबाव में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सुनने में आ रहा है कि वे दुबई चले गए हैं। नेपाल के जन आंदोलन में कई लोगों की जान गई है और कई घायल हुए हैं। बहुत से लोगों ने विरोध प्रदर्शन फैलाया है जो पूरे नेपाल में फैल गया है। यहाँ सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के कारण ही लोग गुस्से में फूट पड़े? क्या सिर्फ इसी वजह से इतनी जानें गईं? या फिर नेपाल, अमेरिका और चीन के छाया युद्ध का मैदान बन गया है? आखिर इस जानकारी को क्यों जोड़ा गया है? विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया बैन हटाने के बाद भी आम लोगों ने सड़कों पर तोड़फोड़ की। उनके मुंह से नारे गूंज रहे थे, ओली को देश छोड़ना होगा। प्रदर्शनकारियों ने देश के कई मंत्रियों के घरों में आग भी लगा दी। काठमांडू के हिल्टन होटल में आग लगा दी गई है। इस होटल के मालिक सत्तारूढ़ दल के एक नेता हैं। पिछले साल बांग्लादेश में और 2022 में श्रीलंका में ठीक इसी तरह की घटनाएं हुई थीं। उग्र भीड़ ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुसकर जमकर उत्पात मचाया था। भवन के स्विमिंग पूल में तैराकी की, राष्ट्रपति के आवास को तहस नहस कर दिया था। बांग्लादेश में भी उग्र भीड़ ने शेख हसीना के आवास में घुसकर भारी हंगामा किया था। रसोई घर से फ्रिज खोलकर खाना खाने से लेकर जो भी मन में आया, प्रदर्शनकारियों ने वही किया। शेख हसीना और गोटाबाया भी देश छोड़ चुके हैं। इमरान खान को बंदी बना लिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नेपाल की घटना के पीछे कोई विदेशी हाथ है जो पिछले कुछ महीनों से सक्रिय है? 2008 में नेपाल हिंदू राष्ट्र से लोकतांत्रिक राष्ट्र में बदल गया। उसके बाद से केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दहल और शेर बहादुर देउबा के बीच सत्ता का बदलाव होता रहा है। नतीजतन चीन समर्थक इन तीनों नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। बार बार इसी वजह से नेपाल की राजनीतिक संरचना की असली तस्वीर सामने आ जाती है। इसके साथ ही देश की आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी भी जुड़ गई है। कुछ हलकों का कहना है कि रोजाना नेपाल से करीब 5000 लोग काम की तलाश में विदेश जाते हैं। पिछले 4 सितंबर को नेपाल में सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले ही सोशल मीडिया पर नेपकिर नाम से एक पेज शुरू हो गया था जिसमें यह दिखाया गया था कि देश की खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रभावशाली राजनेताओं के बच्चे कैसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। पिछले 17 वर्षों में कुल 14 सरकारें सत्ता में आई हैं। पिछले साल देश की स्थिति बदलने के उद्देश्य से एक विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था। कई लोगों का कहना है कि नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की कोशिश विफल हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री ओली ने चीन के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश की है और भारत को कुछ हद तक किनारे कर दिया है। पिछले साल प्रधानमंत्री बनने के बाद ओली सबसे पहले चीन की यात्रा पर गए थे, जबकि अतीत में देखा गया है कि नेपाल में जो भी प्रधानमंत्री बनता है वह सबसे पहले भारत आता है। ओली ने चीन के साथ एक समझौता किया और चीन से करोड़ों डॉलर की सहायता लेकर आए। विभिन्न परियोजनाओं में चीन यही चाहता था, जैसे उन्होंने श्रीलंका को भी इसी तरह अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी ओर दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर अमेरिका हमेशा से चिंतित रहा है। इसी साल की शुरुआत में अमेरिका ने नेपाल को $500 मिलियन का ऋण देने की बात कही थी। इसको लेकर नेपाल की चीन के साथ कोई टकराव की स्थिति नहीं बनी। इसके अलावा ओली ने चीन की विक्ट्री परेड में भी हिस्सा लिया। इससे ट्रंप प्रशासन की नजर में वे अमेरिका विरोधी बन गए। यहाँ से कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि नेपाल के इस विरोध प्रदर्शन के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। इससे एक बात साफ है कि नेपाल में राजशाही की वापसी की राह खुल रही है, जो अमेरिका समर्थक है।